नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत, जिसे विश्व की अन्य भाषाओं की जननी माना जाता है, दुनिया भर में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से सटीक है। संस्कृत में हिंदू धर्म से संबंधित लगभग सभी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यह भारत की शास्त्रीय भाषा भी है। इसे देववाणी अथवा सुरभारती भी कहा जाता है और इस भाषा के जो वर्ण हैं वो ऋषि मुनियों द्वारा गहरे ध्यान के बाद दुनिया को प्राप्त हुए हैं। बात आती है वर्ण की, तो बिना भाषा के हमारा कोई भी कार्य हम एक दूसरे को नहीं बता सकते। तो भाषा में जो भाषा बनती है वो किससे बनती है? वर्ण और वर्णों के समूह से। तो आज हम सबसे पहली जो शुरुआत करते हैं, जो बिल्कुल बेस है संस्कृत का, वो है उसकी वर्णमाला, यानी जो आधार जिसे कह सकते हैं। तो वो आधार क्या है? वर्णमाला है। वर्णमाला क्या होती है? किसी भी भाषा के वर्णों का जो समूह होता है वही क्या है? वर्णमाला होती है। संस्कृत में जो वर्णमाला है या वर्ण है, वर्ण को हम दो प्रकार से बांटते हैं या दो प्रकार होते हैं वर्णों के। पहला प्रकार है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जिसे हम स्वतंत्र ध्वनि भी कहते हैं और व्यंजन जिसे स्वर की सहायता से बोला जाने वाली जो ध्वनि है वही व्यंजन है। अब स्वतंत्र ध्वनि क्या है? जिसमें हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता न पड़े, वही क्या है? हमारे लिए स्वतंत्र ध्वनि है। जैसे कि अ, ई, ए, ओ आप देख पा रहे हैं। अब व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में स्वर की सहायता से कौन सी बोली बोली जाती है? क, ख, ग, घ, म, स, ल, ह। यहाँ पर यह पूर्ण ध्वनियाँ हैं, पर क्योंकि इनमें क्या लगा हुआ है? स्वर। अब हम इनको अगर वर्ण विच्छेद करें तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? क धन अ, क्या बनेगा? क। ख धन अ, ख। तो इस तरीके से जो क बच गया है हमारा, वो क्या होगा? व्यंजन। और उसको पूर्ण ध्वनि बनाने का कार्य जो करेगा वो क्या होगा? स्वर अ। ठीक है, हम इसे और अच्छे से देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो स्वर हैं वो कितने होते हैं, या जो स्वर में जो ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनकी हमने अभी बात की, वो ध्वनियाँ कितनी हैं? तो स्वर 13 होते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी 13 ध्वनियाँ हैं या कौन कौन से 13 स्वर हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहले हैं अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि री और लृ ये क्या हैं? ये दो ऐसे स्वर हैं जो संस्कृत भाषा में ही उपयोग में लिए जाते हैं। अन्य भाषाओं में बाकी जो और स्वर हैं उनका उपयोग लिया जाता है। तो आप मेरे साथ दोबारा इसको बोलिए। अ, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आप इसे और एक बार बोलने की कोशिश कीजिए तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं हम व्यंजन की। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। इन्हें हम वर्गों में बांटते हैं, पर क्योंकि अभी हमें सिर्फ सीखना है तो पहले हम इनको देखते हैं। तो मैंने यहाँ इन्हें लिखा हुआ है कि क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, थ, द, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो यहाँ क्या देखा आपने कि जो भी ध्वनियाँ या जो भी वर्ण लिखे हुए हैं, जो भी व्यंजन लिखे हुए हैं, उनके नीचे एक निशान लगा हुआ है। क्या आपको पता है यह क्या होता है? यह होता है हलंत। अच्छा बताइए, हलंत क्या होता है? हलंत मतलब कि जब व्यंजन बिना स्वर के बोले जाते हैं तो क्या बोले जाते हैं उन्हें? हम क्या बोलते हैं? हम उन्हें हलंत बोलते हैं। तो आपको समझ में आया हलंत क्या है? कि जब व्यंजन बिना स्वर के होगा।
अच्छा, ये देखते हैं कि स्वर जुड़ने पर क्या हो जाएगा, फिर वो क्या बोला जाएगा। स्वर जुड़ने पर वही जो व्यंजन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अजंत बोलेंगे, यानी कि वो अजंत के नाम से जाना जाएगा। चलिए आइए फिर से हम एक बार व्यंजन को दोबारा बोलते हैं, एक बार और बोलेंगे, फिर आपको ये भी अच्छे से याद हो जाएंगे। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ण्य, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्वर और व्यंजन हमने किस तरीके से बोले हैं। आप भी इन्हें बार बार बोलने का प्रयास कीजिए और इन्हें याद करने का, ताकि हम जब अगला लेसन लेकर आएँ तो उसमें हम क्या करें कि इनके